नमस्कार। करण वर्मा अनप्लग्ड में आप सबका स्वागत है। आज हमारा सौभाग्य एंड अहोभाग्य मैं अगर कहूं, हमारे साथ विश्व विख्यात और पर्सनली जिनको मैं बहुत एडमायर करता रहा हूं, फेमस वैदिक एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी पीबीआर नरसिम्हा राव जी का स्वागत है। वेलकम सर, इट्स एन ऑनर टू हैव यू। नमस्कार करण जी, नमस्कार सर, आपके इतने सारे पॉडकास्ट हैं। अब तो पहले तो आप करते ही नहीं थे, बहुत कम करते थे, बट अब आपके इतने सारे पॉडकास्ट हैं, तो मैं दर्शकों से एट द आउटसेट एक वादा करता हूं कि ये पॉडकास्ट बड़ा यूनिक होने जा रहा है। नेक्स्ट 1 आवर अगर आपने सर के जितने भी पॉडकास्ट देखे हैं, ये उससे काफी डिफरेंट होने जा रहा है। बिकॉज इसमें एक तो रैपिड फायर एस्ट्रोलॉजी की तो बात होगी आपसे समझेंगे, साथ में वी रियली वांट टू अंडरस्टैंड हाउ यू मेक दीज प्रेडिक्शंस। वी विल डिस्कस जो इस समय दशा चल रही है, उस पूरे भारत के बारे में, जो पूरी मंगल महादशा चल रही है, हाउ इट्स गोइंग टू पैन आउट। आई रिमेंबर आपके आर्टिकल्स 2017 के, जब आपने ये सब पूरा प्रिडिक्ट किया था। वील ऑल्सो डिस्कस जो जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है इन कैंसर ऑन 3 जून। जुपिटर विल बी एक्सॉल्टेड, क्या उसका विश्व के जो इवेंट्स हो रहे हैं उन पे क्या असर है, भारत में क्या राजनीति में होने जा रहा है, कौन मूवर्स एंड शेकर्स होने जा रहे हैं, गोल्ड सिल्वर इन्वेस्टमेंट, सभी राशियों पे क्या प्रभाव होने जा रहा है। सर, आपकी आज्ञा से श्री गणेश करते हैं। जय श्री गणेश। जी सर। तो सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपके जो लोगों ने सुने और भी चीजें देखी पढ़ी, हाउ आर द नेक्स्ट ईयर्स गोइंग टू बी। और अभी जो जुपिटर का ट्रांजिट है इन कैंसर, थोड़ा वर्ल्ड में ईज आएगा, भारत में ईज आएगा, दिस एंटायर गोल्ड सिल्वर सिनेरियो, ऑयल सिनेरियो, हाउ डू यू सी दिस टू बिगिन विद? इसको आप कैसे देखते हैं? जब गुरुजी कर्क में आते हैं, जब वो जी। उच्च में रहते हैं, तो ये दुनिया के लिए अच्छा वक्त है। इन जनरल बेस्ड ऑन द जनरल प्रिंसिपल्स, ये दुनिया के लिए अच्छा समय है। मगर बुरी बात यह है कि इस बार जब वो कर्क में रहते हैं, वो अतिचारी रहेंगे। वो कर्क से सिंह जाके, सिंह से कर्क जाके कन्या जाएंगे, फिर से सिंह आएंगे। ये बहुत ही गड़बड़ अत्याचार चल रहा है अभी बृहस्पति जी की। इसलिए ये एक प्रिंसिपल ये भी है ज्योतिष शास्त्र में कि जब बृहस्पति अत्याचार में होते हैं, तब धीशक्ति जो है दुनिया की और इंडिविजुअल्स की, वो कमज़ोर पड़ जाती है। इसलिए लोग अच्छी तरह नहीं सोच पाना, बुरे डिसीजंस लेना, ये होता रहेगा दुनिया में। मगर ये फिर भी होता था, जब वो मिथुन में थे तब भी होता था। अब तो कर्क में है, इसलिए थोड़ा रिलीफ मिलेगा। मगर ऐसा नहीं सोचे कि ये एक स्वर्ण युग आ रहा है, आने वाला साल ये स्वर्ण युग जैसा रहेगा। ये अनफॉर्चुनेटली ये 2025, 2026, 2027 का जो समय है, ये दुनिया के लिए अच्छा समय नहीं है। ये अस्थिरता का समय है, जब लोगों की धीशक्ति अच्छी तरह काम नहीं करेगी। लोग पर्टिकुलरली जो नेता हैं, जो दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, वो नेता लोग अच्छी तरह नहीं सोच पाएंगे, बुरे निर्णय ले लेंगे। ऐसा समय है ये, इसलिए रिलीफ थोड़ा होगा, मगर डोंट बी ओवर एक्साइटेड, इट इज स्टिल ए बैड टाइम। तो जब आपने नेताओं की बात करी कि दोज हु हाँ, मैटर उनके डिसीजंस होंगे, तो जरा उनकी भी बात कर लेते हैं। दोज हु मैटर बिल्कुल में बिल्कुल। लेट्स स्टार्ट विद आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। हाँ उनके अभी एक कॉल आई कि भाई गोल्ड मत खरीदिए, विदेश हाँ कम जाइए, ना ही जाइए, इनफैक्ट कोशिश हाँ करके वर्क फ्रॉम होम करिए। हाँ। तो क्या इम्पैक्ट देखते हैं इन डिसीजंस का उन गोल्ड सिल्वर एंड जो लोग हमारे इन्वेस्ट करना चाहते हैं? हाउ डू यू सी द कमिंग डेज फॉर द मार्केट्स आल्सो? इन जनरल फॉर द मार्केट्स आई एम वेरी कंसर्न कि एक बड़ा डिप्रेशन या रिसेशन आने वाला है वर्ल्ड इकानमी में। ये बिल्कुल मुमकिन है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो ये 26 एंड अर्ली 2027 में ये मुमकिन है। अगर 2026 बीत गया, अगर एक साल के बाद मिड 2027 में हम थोड़ा रिलीव हो सकते हैं कि ये पास हो गया है बिना कुछ बड़ा हुए। मगर तब तक तो डेंजर है, आने वाले 10 महीनों में डेंजर है, खतरा है वर्ल्ड इकानमी के लिए। मेरा मानना है कि मंडेन चार्ट्स को देखे, भारत के मंडेन चार्ट्स को और दुनिया के मंडेन चार्ट्स को देखे, मेरा विश्वास है कि भारत दुनिया से बेहतर करेगा
वर्ल्ड इकॉनमी से बढ़ के भारत का इकॉनमी, मैं डॉलर और रुपये के कन्वर्शन रेट के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। वो कन्वर्शन रेट तो बुरा रहेगा कई कुछ साल तक, डॉलर डॉलर बढ़ता जाएगा और पैसा कम होता जाएगा। ये कुछ सेक्टर्स के लिए प्रॉब्लम है, मगर कुछ सेक्टर्स के लिए ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। मगर स्पोर्ट्स। हाँ, डॉलर डॉलर तो बढ़ता जाएगा, मगर अगर आप जीडीपी को लेंगे, अगर आप भारत में जो नौकरी कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लेंगे, ये सब बेसिक मैट्रिक्स के हिसाब से सारी दुनिया ट्रबल में रहेगा, मगर भारत थोड़ा सा बेटर रहेगा सारी दुनिया से बढ़ के। मगर ये अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही अस्थिरता का समय है। मैं आई विल टेक अ स्टेप बैक और एक बात कहूँगा, जो भी 1918 से लेके 1946 तक हुआ था दुनिया में, वो कंप्रेस स्केल पे अभी हो रहा है। ये जो स्पेनिश फ्लू हुआ था 1918 में, वो जो पैंडेमिक हुआ था, उसका इक्विवेलेंट अभी है जो 2021 में हुआ था, वो कोविड है इक्विवेलेंट। और जो 1940 से लेकर 1945 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसका इक्विवेलेंट रहेगा एक महायुद्ध होगा दुनिया में, वो 2031 के समय पे होगा, वो उसका इक्विवेलेंट है। और अभी हम गुजर रहे हैं, ये 2026 का समय इक्विवेलेंट है 1929, 1930, 1931 का, जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था दुनिया में। इसलिए पैंडेमिक के बाद दुनिया में अस्थिरता आ गई और उसे हैंडल करने के लिए दुनिया को थोड़ी दिक्कत हुई, और थिंग्स बेसिकली देयर वाज अ चेन रिएक्शन और इकॉनमी पे उसका असर पड़ गया। और जब इकॉनमी स्ट्रगल करने लगा तब युद्ध शुरू हो गए। अब हम इकॉनमी पे असर पड़ने वाले समय पे अभी हम हैं, उस समय से गुजर रहे हैं। इसलिए ये 2026 बहुत ही डेंजरस समय है। इसलिए मुझे लगता है, मेरी गणना यह है कि मोदी जी जो एडवाइस दे रहे थे लोगों को, ये डेस्परेशन में नहीं है। ये इस तरह नहीं है कि जैसे 1991 में पीवी नरसिम्हा राजा के हयाम में जो हुआ था भारत के इकॉनमी के साथ, भारत बैंक्रप्सी के बहुत नजदीक आ चुका था और कुछ ही हफ्तों के फॉरेन रिजर्व्स बचे हुए थे, तब कुछ एक्सट्रीम कदम लेना पड़ा था पीवी नरसिम्हा को। हम बिल्कुल उस मोड से नहीं गुजर रहे हैं। जो भी भारत के साथ हो रहा है, भारत अच्छे पोजीशन में है, मगर क्योंकि आने वाले महीने या आने वाले कुछ साल बहुत बुरे होने वाले हैं दुनिया के लिए। अगर हम कंजर्व करते हैं, अगर हम पैसा को सेव करते हैं, तो आने वाले समयों में हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इसलिए आने वाले सालों में हमारे जो विकल्प होंगे, उन्हें मैक्सिमाइज करने के दृष्टि से बेसिकली उन्होंने ये एडवाइस दिया है। ये कंजर्वेटिव एडवाइस है, ये बेसिकली प्रिपरेटरी है, ये रिएक्टिव नहीं है जो भी हो रहा है, ये प्लानिंग है जो हो सकता है आने वाले महीनों में। तो सर, इसका इम्पैक्ट गोल्ड प्राइसेस पे, सिल्वर प्राइसेस पे और किन सेक्टर्स पे आप इफेक्ट होते हुए देखते हैं, एंड विच सेक्टर्स आर प्रॉमिसिंग वंस? बिकॉज हमारे कई निवेशक गण भी देख रहे होंगे इसको, कई लोग जानना चाह रहे हैं इस दृष्टि से। और क्रूड ऑयल को लेकर क्या आप देखते हैं, ये ऑयल कितना बड़ा फैक्टर अभी आगे बढ़ने वाला है इसकी प्राइसेस को लेके एंड इन्फ्लेशन इन जनरल को लेके? हाउ डू यू सी विच सेक्टर्स एंड इन्फ्लेशन? अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो मोदी जी कहते हैं भैया मत खरीदो, इसलिए मैं उनके एडवाइस के खिलाफ नहीं जाना चाहता हूं। मैं लोगों को ये नहीं कहना चाहता हूं कि भैया खरीद लो, मगर मोदी जी को इग्नोर करके सिर्फ ज्योतिष को नजर में रखते हुए मेरा मानना यह है कि जो सोना है, जो चांदी है, वो बहुत अच्छा करेंगे आने वाले महीनों में। इनफैक्ट आने वाले कुछ साल तक वो बहुत अच्छा करेंगे। जब भी बृहस्पति कर्क में आता है, ये सोने के लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद वो कन्या में रहेंगे, सिंह में रहेंगे, वो भी मित्र राशि है। इसलिए आने वाले 2-3 साल सोने के लिए बहुत अच्छे होंगे। सोने का दाम जो है वो बढ़ता जाएगा। मेरे हिसाब से सोना अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा, मगर देश के फॉरेक्स रिजर्व्स को नज़र में रखते हुए, देश के सेविंग्स को नज़र में रखते हुए, जो मोदी जी ने कहा है
जी, आपको शायद उसका पालन करना चाहिए, मगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सोना अच्छा करेगा आने वाले सालों में। और मेरे हिसाब से चांदी जो है वो भी, मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ, मगर वराह मिहिर ने बृहत संहिता में चांदी सोना इनके बारे में प्रस्ताव किया था। और उनको इंडियन एस्ट्रोलॉजी में यूरेनस नेपच्यून प्लूटो का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मगर मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो लॉन्ग टर्म इवेंट्स जो हैं, मंडेन इवेंट्स, उस पे उसका असर होता है यूरेनस नेपच्यून प्लूटो। और इंडिविजुअल हॉरोस्कोप्स में बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, मगर दुनिया में जो साइकिल्स आते हैं, अच्छे बुरे वक्तों के साइकिल्स, उनमें यूरेनस नेपच्यून प्लूटो का बहुत ही महत्व होता है। और हमारे ऋषियों को ये पता थे, व्यास महर्षि ने महाभारत में उनका प्रस्ताव किया था दूसरे नामों से, इसलिए हमारे हमारे ऋषियों को ये पता थे। मगर इंडिविजुअल हॉरोस्कोपी में जो इंडिविजुअल्स के चार्ट बनाए जा कुंडलियाँ बनाए जाते हैं, उस पे उसका असर नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। मगर जो जो कोरिलेशंस मैंने देखा था यूरेनस नेपच्यून प्लूटो को देख के, उससे मुझे लगता है कि जब नेपच्यून जी जो मीन राशि में आ गए 2024 में, और वो वहाँ रहने वाले हैं कई साल तक, ये आने वाले 6 साल, 5-6 साल चांदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय होगा। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 साल तक सोना अच्छा करेगा, आने वाले 5-6 साल तक चांदी बहुत अच्छा करेगा। ये बहुत ही अच्छे इन्वेस्टमेंट रहेंगे। और वराहमिहिर जी के प्रिंसिपल्स को लेके के ऐसा लगता है कि जो भी प्रेशियस मेटल्स हैं, सोंदी चांदी, सोना और चांदी के अलावा जो भी प्रेशियस मेटल्स हैं और जो भी रत्न रत्न जैसे हैं, वो सब अच्छा करेंगे आने वाले 2 सालों में। उनका दाम बढ़ता जाएगा, इसलिए ये सब अच्छे इन्वेस्टमेंट रहेंगे। मगर आपको देशभक्ति के साथ काम करना चाहिए, मोदी जी का जी, सुनना जी। चाहिए। तो आप और सर रही जैसे बात बता रहे ऑयल की, आपने तेल की बात की थी, मैंने वो जी, जी, भूल जी, गया। तेल की भी, और मार्केट में भी कौन से सेक्टर्स अच्छा करेंगे? मैं लाइक ये व्हिच नहीं बता सेक्टर? सकता हूँ कि कौन से स्पेसिफिक सेक्टर्स अच्छा करेंगे, मगर इन जनरल डिफेंस के जो जो स्टॉक्स हैं वो अच्छा करेंगे आने वाले। मुझे पूरा यकीन है, मैंने 2017 में एक वीडियो बनाया था। मैं एक्चुअली 20 साल से कह रहा हूँ कि 2020 से लेकर 2036 का जो समय है, ये दुनिया के लिए बहुत बर्बादी का समय होगा, बहुत ही अस्थिरता होगी, डिसीजेस होंगे, युद्ध होंगे, बहुत विनाश होगा। जी, और ऐसा जियोपॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो 1000 साल में एक बार होता है। ये मैं कई सालों से, 20 साल से कह रहा हूँ, मगर 2017 में एक वीडियो बनाया था उसके बारे में। द पीरियड दैट आई आउटलाइन्ड वाज़ 2019 जून से लेकर 2036 नवंबर तक का समय है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। उसी तरह हम देख रहे हैं, पैंडेमिक हुआ था, कोविड, उसके जी, जी, बाद जी। या ट्रम्प जी आ गए पावर में, और वो बहुत ही स्टेबिलिटी दुनिया में बढ़ा रहे उन्हीं हैं। पे उन्हीं पे बात कर लेते हैं सर, बिकॉज़ आपने कहा कि इस ये वो समय है जो पीपल हू मैटर, उनके डिसीजंस जो हैं वो बड़े अस्थिर होंगे। तो आपने मोदी जी का कहा कि इंडिया विल डू बेटर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। डिफिकल्ट होगा, बट इट विल डू बेटर देन द रेस्ट बेटर ऑफ द देन द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल। व्हाट अबाउट ट्रम्प एंड व्हाट अबाउट यूएस? और आप जब कहते हैं बहुत कुछ बदलने जा रहा है, तो बिल्कुल। यूएस डोमिनेंस कहाँ जा रही है इसमें, और ट्रम्प का पूरा सिनेरियो कैसे प्ले आउट आप देखते हैं लॉन्ग ज्योतिष टर्म वाइज? में मुझे पूरा यकीन है, ज्योतिष के हिसाब से मुझे पूरा यकीन है कि ये 2020 से लेकर 2040 तक का जो 20 साल का समय है, इस समय में यूएस का हाल ऐसा होगा जैसे यूनाइटेड किंगडम का हुआ था 1940s 1950s में। वो अनक्वेश्चन नंबर 1 थे दुनिया में, अव्वल जी, नंबर थे सारी दुनिया में। यूएस भी उनका राइवल नहीं था। जर्मनी एक राइवल बनने की दिशा में चल रहा था, मगर जर्मनी यूके के बराबर नहीं था तभी। और वो अनक्वेश्चन्ड सुप्रीमो थे दुनिया में, मगर वो उनका स्थान जो था वो घट गया, और वो सेकंड लेवल पावर बन गए थे। जो भी यूके के साथ 1940s 50s में हुआ था, मुझे पूरा यकीन है कि 2040 तक वो यूएस के साथ होगा। और जो 20 साल का समय गुजर रहा है, इसमें स्लोली वो चेंजेस देखने को मिलेंगे। मगर आपको ये बिल्कुल मानना पड़ेगा कि लोग लोग समझते हैं कि चीन यूएस को ओवरटेक कर रहा है, चीन बहुत ही शक्तिशाली है। मगर
ये सब दिखावा है, ये सब नैरेटिव है। चीन का पेनिट्रेशन जो है द मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, ये बहुत ही शक्तिशाली है वो पेनिट्रेशन। इससे जो वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि चीन बहुत ही एडवांस कंट्री है, एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी है, एडवांस इन जनरल ऑल टेक्नोलॉजी है, ये में बहुत ही एडवांस है, ये दुनिया को ओवरटेक कर रहा है, ये सब एक नैरेटिव है। मुझे बिल्कुल विश्वास है कि ये नैरेटिव एक्यूरेट नहीं है। ये डेफिनेटली बढ़ रहे हैं और भारत से बढ़ के महान पावर है, मगर यूएस के बिल्कुल बराबर नहीं है। अगर यूएस यहाँ है तो चीन यहाँ है, मगर ऐसा दिखाया जाता है कि वो बहुत ही बड़ा देश है। मगर आने वाले 4-5 सालों में ये बिल्कुल होगा, ये अनअवॉइडेबल रहेगा कि चीन और यूएस के बीच में टक्कर रहेगा। जो भी हम कोल्ड वार देख रहे हैं चीन और यूएस के बीच में, ये कोल्ड वार बढ़ता जाएगा आने वाले सालों में। इस साल में और 2027 में चीन कुछ नहीं करेगा और यूएस को फ्री हैंड देगा। जो वेनेजुएला में किया था, जो ईरान में कर रहे हैं, जो क्यूबा में करने वाले हैं, जो ग्रीनलैंड के साथ करने वाले हैं, ये सब अमेरिका को फ्री हैंड देंगे। चीन अपने इंटरेस्ट और अपने प्रॉक्सीज पे जो भी वार कर रहा है यूएस, उसे करने देगा। मगर 2027 के अंत के बाद चीन भी कुछ करना शुरू करेगा। इसलिए 2031 के समय पे एक क्लैश, एक बड़ा टक्कर दोनों सुपर पावर्स के बीच में बिल्कुल अनअवॉइडेबल रहेगा और उसमें चीन और यूएस के बीच में। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग यूएस का जो अभी पोजीशन है उसे अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं। यूएस का जो बैरियर है कंपेयर टू चाइना, इंडिया, रशिया एक्सेट्रा, ये बैरियर बहुत ही बड़ा है। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, मगर यूएस अभी बड़ा पावर है और चीन का जो पावर है ये लोग ओवर एस्टिमेट करते हैं। चीन बड़ा पावर है मगर इतना बड़ा भी नहीं जैसा लोग समझते हैं, जैसा मीडिया में पोर्ट्रेयल हो रहा है अभी। मगर ये टक्कर जब शुरू होता है, ये यूएस को वीकन करेगा, यूएस कमजोर पड़ेगा, मगर ये टुकड़ों में नहीं बट जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि यूएस इज गोइंग टू डिसइंटीग्रेट, मगर यूएस बड़ा पावर रहेगा। जैसे 1950s में यूके की बर्बादी होने के बाद भी वो बड़े पावर रहे, वो बिगड़ नहीं गए, वो वीकन हो गए हैं। उसी तरह अमेरिका कमजोर पड़ेगा, मगर फिर भी दुनिया के सबसे बड़े पावर्स में उनका नाम लिया जाएगा 2040 के बाद। मगर who will overtake actually, मतलब the dominant superpower उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। जब यूके और जर्मनी में टक्कर हुआ था, जर्मनी एक एमर्जिंग सुपर पावर था, जब उनके बीच में टक्कर हुआ था, जर्मनी डिसइंटीग्रेट हुआ था। ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी का पार्टीशन हुआ था और जर्मनी वीक हो गया था। कुछ दशाब्द लगे उन्हें फिर से पावरफुल बनने में, और यूएस और रशिया सुपर पावर्स बन गए। उसी तरह मेरी नज़र में आज का यूएस इक्विवेलेंट था 1940s 50s का यूके, और आज का चीन जो है वो पिछले ज़माने के जर्मनी का बराबर है। जैसे जर्मनी यूके को ओवरटेक करने के चक्कर में टक्कर लेके वो दो हिस्सों में बट गए, उसी तरह चीन यूएस को ओवरटेक करने के चक्कर में उनके साथ टक्कर लेके वो दो नहीं वो मगर 4 या 5 हिस्सों में बट जाएंगे आने वाले 15 सालों में, मोस्ट लाइकली बिफोर 2036। और भारत जो है, मेरा मानना यह है कि ये नया यूएसए है। जो यूएस के साथ हुआ था 1940s 50s 60s में, वो आने वाले दशाब्दों में भारत के साथ होगा। तब तो यूएस एक अच्छा पावर था, मगर अपकमिंग पावर था, मगर वो सुपर पावर नहीं था, वो दुनिया में बड़ा प्लेयर नहीं था। वो तो यूके और जर्मनी थे, मगर यूएस दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएस का पोजीशन जो था दुनिया में वो बहुत ही बढ़ गया था। उसी तरह मेरा मानना है कि भारत है नया अमेरिका, नया सुपर पावर आने वाले दशाब्द में, और 2040 तक तो ये बिल्कुल साफ दिखेगा कि भारत का पोजीशन दुनिया में बहुत ही बढ़ चुका है। और ये पार्टली भारत में जो हो रहा है, जो भारत के नेता भारत के साथ कर रहे हैं, इसके कारण होगा, मगर बड़ा कारण ये होगा जो यूएस कर रहा है अपने साथ और चीन करेगा यूएस के साथ।
जो टक्कर यूएस और चीन के बीच में होगा, उसका साइड इफेक्ट होगा कि भारत का पोजीशन बढ़ जाएगा। बड़ी सकारात्मक और बहुत ही अच्छी खबर है। बिल्कुल, वी रियली होप ये चीज़ हम लोग को जल्दी से जल्दी देखने को मिले कि भाई भारत उस स्तर तक पहुंचे। कैसे सर ये देखते हैं आप? जैसे अभी मैं सुन रहा था, मुझे आप थोड़ा सा इस पे आप प्रकाश डालिएगा। भारत की अभी मार्स महादशा चल रही है जो है, इज दैट हाउ अगर दे अगर से? भारत को एक ह्यूमन बीइंग मान के जो जी, जैसे ह्यूमन बीइंग्स का कंप्यूट किया जाता है, उसे कंप्यूट करते हैं, तो हाँ, भारत की मंगल दशा चल रही है, मगर उसमें मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे मेरा मेरा प्रिंसिपल यह है कि अगर कुछ इलॉजिकल है तो नहीं करे, उसे ठुकरा दे। शास्त्रों में जो विंशोत्ति दशा बताई गई 120 ईयर्स स्पैन का, ये जी, ह्यूमन बीइंग्स के लिए बताया गया था, और ऋषियों ने ये भी बताया था अगर किसी और स्पीशीज को ये यूज कर रहे हैं, किसी और की कुंडली में ये यूज कर रहे हैं जो ह्यूमन बीइंग नहीं है, जो मानव नहीं है, नर या नारी नहीं है, अगर उनकी कुंडली में आप दशा कंप्यूट करना चाहते हैं तो उसे एलोंगेट करना चाहिए या उसे कंप्रेस करना चाहिए। अगर आप एक बंजन ट्री की चार्ट देखते हैं तो बंजन ट्री का स्पैन ह्यूमन बीइंग्स के लाइफ स्पैन से समझ आइजा से बढ़ के है। अगर आप एक तिमिंगल का या हाथी की कुंडली देखते हैं तो तब भी बढ़ाना चाहिए। और शास्त्रों में अगर आप ये कुत्ते की कुंडली देखते हैं तो उसे कंप्रेस करना चाहिए। ये जो परमायुष नाम का चीज होता है, ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए ये 120 ईयर्स का है, 120 साल का परमायुष है मानव जाति का, मगर दूसरे जातियों के और एक प्रमाण होते हैं, उन्हें ऋषियों ने दिया था। इसलिए अगर आप एक हाथी का या एक घोड़े का या कुत्ते का या उसका जातक चक्र एज बनाते का हैं, अलग हो जाएगा, आप अलग कह हो रहे जाएगा, हैं? कंप्रेस करना चाहिए। 120 का नहीं होता है ये, 20 जी, ईयर्स का या 300 ईयर्स का, उस तरह से प्रोरेट करना पड़ता है। और कुछ लोग समझते हैं कि देश बनते हैं नरों से, मानव से, इसलिए देश को भी मानव की तरह देख के 120 ईयर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, मगर ये इलॉजिकल है, क्योंकि अगर आप ये एक ह्यूमन बीइंग को देखते हैं तो ह्यूमन बीइंग बनता है सेल्स से, और सेल्स का परमायुष बहुत थोड़ा होता है, मगर जो जब वो सारे सेल्स मिलते हैं तो जो जो नर पैदा होता है उसका जीवन प्रमाण ज़्यादा है सेल से बढ़ के। उसी तरह ह्यूमन बीइंग्स का जीवन प्रमाण 120 ईयर्स है, मगर देशों का प्रमाण उससे बढ़ के होना चाहिए। I'm glad एग्जैक्टली you cleared this. I'm glad you एग्जैक्टली cleared this. Yeah. एग्जैक्टली कितना है हमें पता नहीं है, जी, क्योंकि ऋषियों ने ये देशों का परमायुष के बारे में नहीं बताया था, मगर ये क्लियर है, मेरे मन में ये क्लियर है कि ये 120 ईयर्स नहीं है। और कुछ देश देखने को मिलते हैं जैसे यूएस, जो बहुत यूएस अभी 250 ईयर्स खत्म होने वाला है। यूएस के इंडिपेंडेंस के बाद इस जुलाई 4 को 250 ईयर्स होगा, इसलिए देशों का परमायुष शायद 250 ईयर्स, 300 ईयर्स, 400 ईयर्स, 1000 साल उस तरह का होगा। इसलिए ये 7 साल की दशा जो है मंगल का, ये इलॉजिकल है, और अगर कुछ चीज़ इलॉजिकल है तो नहीं करे। इसलिए मैं जब देशों का प्रेडिक्ट करता हूँ, मैं दशा, चरदशा, विंशति दशा, ये सब इनका इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं वर्षचक्र देखता हूँ, जो ताजक वर्षफल कुंडली होती है, जब सूर्य जहाँ जहाँ था आपकी कुंडली में, उसी स्थल पर हर एक साल जब आता है ये कुंडली बना के अगला साल कैसा रहेगा ये देखते हैं, वो मैं देखता हूँ। और तिथि के अनुसार जब बर्थडे आता है, वो तिथि प्रवेश चक्र वो देखता हूँ मैं। और गोचार ऑफ कोर्स हम देख सकते हैं गोचार, मगर ट्रांजिट्स, ये या दशा में इट इज़ इलॉजिकल। समझ गया सर, समझ और गया। अगर हम गोचार देखेंगे भारत के, जी, गोचार में एक्चुअली वर्ष चक्र में भी कुछ गड़बड़ है अभी। ये साल ऐसा है, अगस्त तक का जो साल है, अगस्त 2025 से लेके अगस्त 2026 तक का जो साल है, ये ऐसा साल है जब भारत के सरकार को गिराने के लिए बाहर से जो प्रयत्न रहेंगे वो पीक लेवल्स पे रहेंगे। या ऐसा साल है भारत के लिए। और अभी अष्टम राहु चल रहा है भारत के लिए। भारत की कुंडली में चंद्र जो है वो कर्क राशि में है, और राहु अभी अष्टम में है, दिसंबर तक वो अष्टम में रहेगा। और अभी
मई 26 को बृहस्पति ग्रह कर्क में आने वाला है और जन्मगुरु अच्छा नहीं है। ऑफ कोर्स पिछले साल वो व्यय में था, वो अच्छा नहीं था, मगर जन्मगुरु उससे बढ़ के बुरा बुरा हो सकता है। इसलिए ये भारत के लिए अच्छा समय नहीं है। भारत के दुश्मन जो है, भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र करना चाहते हैं, वो बढ़ सकता है। और पर्टिकुलरली राहु जो है, उनके डिग्रीज भारत की कुंडली में मंगल के डिग्रीज के आसपास आने वाले हैं जुलाई के मिडिल में। इसलिए ये जून, जुलाई, अगस्त का समय जो है, ये खतरनाक समय हो सकता है। हमने देखा था ये सीजेपी पार्टी, कॉकरोच जनता हाँ, कॉकरोच पार्टी, जनता पार्टी, जी जी। जैसे नेपाल में किए थे, जैसे बांग्लादेश में किए थे, उस तरह योता को भड़का के उन्हें एक नैरेटिव फैला के कि योता तंग आ चुकी है इस सरकार से, योता को बदलाव चाहिए, इस तरह का नैरेटिव फैला के लोगों को शायद स्ट्रीट्स पे लाके कुछ करना चाहते हैं। ये जो डीप स्टेट के लोग हैं, जो भारत के बाहर वाले दुश्मन हैं, वो मोदी सरकार को गिराना चाहते हैं और ये प्रयत्न शायद जुलाई में पीक लेवल पे पहुंच जाएंगे, लेट जून और जुलाई में। मगर मुझे यकीन है कि ये नाकाम रहेगा, इससे कुछ कुछ उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। लोग बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, बिल्कुल हैं, मगर लोग जानते हैं कि इंडिया सही दिशा में चल रहा है। जी। पिछले कुछ सालों से लोगों को ये पता है, इसलिए जो भी ये स्ट्रीट्स में देखने को मिलेगा, ये बहुत ही कम होगा। मुझे नहीं लगता है कि ये प्रॉब्लम रहेगा, मगर इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो मोदी सरकार को इसे सीरियसली लेना चाहिए और कुचल देना चाहिए अभी। मोदी सरकार की आपने बात करी सर, तो जरा इस पे भी बहुत रुचि रहती है हमेशा। 2024 में लोकसभा में थोड़ा सा सेटबैक था, बट वहां से जो बाउंस बैक रहा है, अभी हाल ही में बंगाल भी जीत गए। अभी मैं उनकी भी बात करूंगा आपसे, शुभेंदु अधिकारी जी की ये सरकार कैसे चलेगी। बट मोदी जी हैज बीन ऑन अ रोल। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई कब तक ऑन अ रोल ये रहेंगे, इनका फ्यूचर कैसा देखते हैं, एंड आफ्टर मोदी जी हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ये एक प्रश्न बहुत लोगों को एक्साइट करता है, बहुत ज्यादा रुचि है। आप क्या देखते हैं इस पे, प्रोबेबल्स कौन है और किसको आप देखते हैं फाइनली? हाँ, आप मोदी जी के बारे में लेटर बात करेंगे, मगर बीजेपी के बारे में बात करेंगे। अगर भाजपा की कुंडली को देखते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि भाजपा का सरकार आने वाले 10-15 साल तक विदाउट ए डाउट रहेगा। भाजपा का कोई भाजपा से कोई टक्कर नहीं ले सकेगा। और कुछ लोग समझते हैं कि ये आरएसएस एस्ट्रोलजर है, ये भाजपा का एस्ट्रोलजर है, ये बयास है, अंधभक्त है, कुछ लोग कहते हैं। मगर 2024 में मैंने कहा था, भैया 400 सीट्स का की बात मत करो, आप शायद एलायंस पे डिपेंड करना पड़ेगा। ये राहुल गांधी के जीवन से बहुत ब अ, भा ब ब बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण अवकाश है उनके लिए। बेस्ट चांस टू बी प्राइम मिनिस्टर फॉर राहुल गांधी, मगर will fall short, will not be able to become prime minister, but this is his best chance. और you may not even get state majority, you may have to depend on allies। ऐसे मैंने 2024 इलेक्शन से पहले प्रेडिक्ट किया था। इसलिए मैं बयास नहीं होके, अगर अनबयास्डली नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की कुंडली देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि 2024 एक ब्लिप था। 2024 उनके लिए ये गुणपाठ था और वो उसका लेसन सीख गए हैं। और आने वाले 2029 इलेक्शन में भाजपा का बड़ा विन होगा। जो 2024 में होता है वो एक्सेप्शन था, 2019 लेवल पे आ जाएंगे फिर से। और आने वाले 2-3 साइकिल तक भाजपा का कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा। और मुझे ये भी यकीन है कांग्रेस के कुंडली को देख के कि कांग्रेस के जो स्टार्स हैं वो और भी गिरने वाले हैं। इसलिए कांग्रेस के लिए अच्छा समय नहीं है। मैंने ये भी बताया था पिछले साल कि नरेंद्र मोदी जी कुछ अपोजिशन होगा उनके लिए, कुछ उनका जो हवा है वो थोड़ा-सा कमज़ोर पड़ेगा इस साल में और थोड़ा हमें देखने को मिल रहा है। मगर मैंने ये भी कहा था कि उसका असर इलेक्शंस पे नहीं पड़ेगा। लोग उनके बारे में बुरी बातें करेंगे इस साल में, मगर इलेक्शंस तो जीत जाएँगे। और इस सितंबर के बाद
जो बुरा साल था उनके लिए वो गुजर रहा है, आज एक अच्छा साल उनके लिए शुरू होगा। इसलिए मोदी जी स्ट्रांग रहेंगे कई साल तक, मगर उनकी कुंडली में ये भी मुझे दिखता है कि ये अपने आप वॉलंटरली प्रधानमंत्री का पद जो है उसे त्याग करके किसी और को सौंप के 2029 इलेक्शन से पहले किसी और को सौंप के वो अध्यक्ष बन सकते हैं, देश का अध्यक्ष या रिटायरमेंट 29 से पहले सर, पहले 29 से 2027 मोस्ट लाइकली पीरियड 2027 या 2028 ये होगा। मुझे ये मेरा प्रेडिक्शन है। ये मोदी जी के पहले टर्म में मैंने प्रेडिक्ट किया था कि वो 3 टर्म जीत जाएँगे और तीसरा टर्म नहीं फिनिश करेंगे, किसी और को वॉलंटरली सौंप जाएँगे। ये अभी बिल्कुल मुमकिन नहीं लगता है। कॉमन सेंस से आप देखेंगे, जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं भाजपा से, मोदी जी से, अमित शाह जी से, ये बिल्कुल इलॉजिकल लगता है अभी। मगर अगर मैं सिर्फ ज्योतिष के दृष्टिकोण से मैं प्रेडिक्ट करूँ तो मेरा प्रेडिक्शन अभी यह है कि आने वाले 2 सालों में 2029 इलेक्शन से पहले वो किसी और को प्रधानमंत्री पद दे देंगे और उसे समय देंगे कि वो प्रिपेयर होके 2029 इलेक्शंस लड़ सके और भाजपा का फ्यूचर जो है आने वाले कई साल तक वो सिक्योर रहेगा। मगर ये एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर 2020 इलेक्शन में ये मोदी होंगे या अमित शाह जी होंगे या योगी जी होंगे या और कोई होंगे जो लीड कर रहे हैं पार्टी को, भाजपा बिल्कुल जीत जाएगा और कांग्रेस के लिए कोई फ्यूचर नहीं है। ये भी बात कहूँगा कि कुछ लोग समझते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी से मूव ऑन करे आने वाले साल में, मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं है, क्योंकि ये जून 2026 से लेके सी उनके लिए जून 2023 से जून 2024 का जो समय था उनका लाइफ से, जीवन से सबसे बेहतर समय था। उनके प्रधानमंत्री बनने का मैक्सिमम चांस उस साल में था। ये आने वाला साल 2026 से 2027 तक का जो साल है ये बिल्कुल बुरा साल है इनके लिए और कांग्रेस पार्टी उनसे मूव ऑन कर सकता है इस साल में और किसी को चुन के, ये भी पॉसिबल है। मगर बॉटम लाइन ये है कि कांग्रेस के लिए स्ट्रगल का समय है, भाजपा के लिए अच्छा समय है। वो कुछ बुरे कदम ले लेंगे और वो कुछ बुरे डिसीजंस होंगे, कुछ बैड विल होगा लोगों के लिए, मगर ये सब सितंबर के बाद वो सब ठीक हो जाएगा उनके भारत के लिए। तो एक बात तो आपने कह दी भाई, भाजपा रहेगी पावर में। बिल्कुल, मोदी जी का आपने कहा है कि भाई थर्ड टर्म पूरा होगा नहीं होगा, चलिए वो तो एक बात हो गई। बट भाजपा से ही भाई कई कंटेंडर्स हैं जिनके हाँ, नाम आती है। अमित शाह जी का नाम आपने लिया, योगी आदित्यनाथ जी का नाम लिया। हु इज द नेक्स्ट पीएम आफ्टर मोदी जी, व्हेनेवर मोदी जी स्टेप्स डाउन? अगर मोदी एक बार साफ है मेरे लिए कि मोदी जी को हटाया नहीं दिया जाएगा। अगर वो हटते हैं तो अपनी मर्जी से। जी जी ये जी। वो एक बात है और दूसरी बात ये है कि लॉजिकली देखेंगे तो अब तो 2 मेन कंटेंडर्स हैं। सब लोग, कुछ लोग जयशंकर जी की बात करते हैं, उनकी कुंडली मेरे पास नहीं है, मगर लॉजिकली वो अच्छे मिनिस्टर हैं, अच्छे डिप्लोमेट हैं, वो इंटेलेक्चुअल हैं, वो प्रधानमंत्री के शायद लायक नहीं है। अगर उनकी कुंडली मिलती है तो मैं देख सकता हूँ, मगर अमित शाह जी की कुंडली और योगी जी की कुंडली एक्यूरेट कुंडलीज़ हैं मेरे पास। जी अमित शाह जी की कुंडली से मुझे दिखता है कि वो राजनीति में टिके रहेंगे कई साल तक और वो बिहाइंड द सीन्स रहेंगे। वो बहुत ही बड़ी ज़िम्मेदारी निभाएँगे, मगर प्रधानमंत्री बन के नहीं। और एक बात भी है, उनके लिए साढ़े साती चल रहा है अभी, वो पहले 1/3 में हैं और आने वाले जून 2027 जून के बाद दूसरा 1/3 शुरू होगा और वो बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि उनके चंद्र पे शनि गुजरता होगा और वो लग्न से ही वो अष्टम होगा, अष्टम शनि होगा। इसलिए वो डबल वैमी होगा। इसलिए उनका शायद पिछले कुछ सालों से जो उनका हेल्थ है, वो शायद अच्छा नहीं है और आने वाले कुछ सालों में भी उनका हेल्थ अच्छा नहीं होगा। इसलिए उनको अपने हेल्थ पे नज़र रखना चाहिए, हेल्थ का टेक केयर करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। वो पीछे रह के होम मिनिस्टर या कुछ और
बन के वो पार्टी को और सरकार को आगे बढ़ाते रहेंगे और वो चाणक्य बनते रहेंगे, चंद्रगुप्त नहीं बनेंगे, चाणक्य ही रहेंगे। अगर बात रही चंद्रगुप्त की, तो योगी जी की कुंडली जो है, उसमें बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। वो अच्छा। प्रधानमंत्री, अब तक मैंने भाजपा से जो कुंडलियाँ देखी हैं, नितिन गडकरी की देखी है, उसमें पोटेंशियल नहीं है प्रधानमंत्री बनने की। और जैसे मैंने कहा, अमित शाह जी की कुंडली में भी उतना नहीं है, और जो समय था वो गुजर गया, सो वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। योगी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और देवेंद्र फडणवीस जी जो हैं, वो प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, मगर अभी नहीं, कई साल के बाद उनका उनका वक्त आएगा। मगर एक एक वक्त पे वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और अन्नामलई जी जो हैं, वो तमिलनाडु में भी कुछ नहीं उनका हो रहा है अभी, मगर उनकी कुंडली में एक दिन तमिलनाडु का प्रधानमंत्री बनने, सॉरी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने का चांस है, और एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनने का भी उनकी कुंडली में पोटेंशियल है। अच्छा। इसलिए ये 3 कुंडलियाँ हैं, अन्नामलई, देवेंद्र फडणवीस और योगी। और इनमें से जो अभी तैयार हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो है योगी जी, और उनका समय भी आ चुका है। उनका समय अभी चल रहा है, 2025 दिसंबर से लेके कुछ साल तक उनके लिए सुपर्ब समय है। इसलिए आने वाले 2 सालों में अगर शायद वो जो यूपी में इलेक्शन है आने वाले साल में, वो बहुत ही क्रिटिकल है उनके लिए। यूपी भारत में बहुत ही जी, जी, जी। महत्वपूर्ण राज्य है। और अखिलेश सिंह जी की जो दशा है, वो वो प्रिटी गुड है आने वाले साल में। उनका समय प्रिटी डिसेंट है, इसलिए वो हारेंगे, मगर ममता जी की तरह नहीं हारेंगे। और अगर वो योगी जी के खिलाफ नहीं, मगर किसी और के खिलाफ लड़ते हैं, तो शायद जीत भी सकते हैं। इसलिए उनके उनके हराने के लिए शायद योगी जी को ये इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। मगर आने वाले राज्य चुनाव के बाद शायद योगी जी को केंद्रीय सरकार में शामिल करेंगे, और उसके बाद स्लोली दे विल ईज़ हिम इनटू प्राइम मिनिस्टरशिप। ये बिल्कुल मुमकिन है। अभी तो ये इल्लॉजिकल लगता है, मगर आने वाले 2 सालों में ये बिल्कुल मुमकिन है। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, यही तो शक्ति है ज्योतिष की। कुछ चीज़ें जो पहले लॉजिकल लगती हैं, अचानक से फिर जब समय चेंज होता है एंड इट ऑल एड्स अप सो वेल। 2017 में कौन सोच सकता था कि ऐसी पैंडेमिक, ऐसी 2020 से 2019 जून के बाद। हाँ, और 2021 में मैंने प्रिडिक्ट किया था ममता बनर्जी जीत जाएंगी, मगर ये इनका आखिरी टर्म होगा, या तो टर्म के मध्य में गिरेंगी या 2026 इलेक्शन में। मगर 2026 में आने का प्रस्ताव नहीं है, ये बिल्कुल हार जाएंगे और वो डिसअपियर हो जाएंगी। वो दिखा दो था सीएम बने सर, 2 सीएम बने अभी-अभी। हाँ, एक विजय बने हाँ, तमिलनाडु में हाँ, और एक शुवेंदु अधिकारी बने वेस्ट बंगाल से। हाँ, कैसे सीएम रहेंगे? एंड शुवेंदु अधिकारी जी ने जो इधर 10 दिन में जो हाँ, एक्शंस लिए हैं, बहुत चर्चा में है वो। हाँ, एंड अब लोग उनकी भी बात करने लग गए हैं कि भाई ये भी एक फ्यूचर में एक बहुत बड़े लीडर और बन सकते हैं। चीफ मिनिस्टर तो है ही है, वो भी एक बहुत बड़ा राज्य है वेस्ट बंगाल। हाँ। उनके कैसे हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, आप कैसे देखते हैं? अनफॉर्चुनेटली उनकी कुंडली मेरे पास नहीं है, मगर जो मंडेन चार्ट्स है पश्चिम बंगाल के, और जो उनका प्रमाण स्वीकार का समय था, उस कुंडली को देख के मुझे यकीन है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म रहेगा। ये जो 5 साल है, ये बहुत ही प्रगति के समय रहेंगे। पहले 2 सालों में अभी अभी ऐसा लगता है कि थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, मगर कुछ हम्म। वायलेंस देखने को मिलेगा। अच्छा। जो भी तृणमूल की शक्तियाँ थी, जिनको कुचला गया था इस चुनाव में, वो फिर से अपना सर उठाने की, फिर से उभर के आने की कोशिश करेंगे। और उन शक्तियों को कुचल देने के लिए कुछ एग्रेशन की ज़रूरत रहेगी, और कुछ एनकाउंटर्स, कुछ प्रोसिक्यूशंस, ये सब देखने को मिलेगा। 2 साल अनस्टेबल पीरियड रहेगा पश्चिम बंगाल के लिए, मगर उसके बाद आने वाले 3 साल जो हैं, वो पश्चिम बंगाल के लिए स्वर्ण युग रहेगा। और मुझे विश्वास है कि पश्चिम बंगाल जो यूपी के साथ हुआ था योगी जी के आने के बाद, बिल्कुल वो हमें देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल के साथ आने वाले 5 सालों में।
एंड व्हाट अबाउट विजय? विजय उन्होंने जो भी है धमाकेदार विक्ट्री करी है भाई, डेब्यू। उनकी उनकी उनका एक्यूरेट टाइम नहीं है, मगर उनकी राजकुंडली, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ द राजकुंडली, बट नॉट नवांश दशांश एक्सेट्रा। मगर टीवी के पार्टी की कुंडली एक्यूरेटली अवेलेबल है। और अगेन उनका प्रमाण स्वीकार जब हुआ था वो टाइम एक्यूरेटली है। अनफॉर्चुनेटली शायद दो तीन दिन पहले वो प्रमाण स्वीकार करते थे, जो कर्कलग्न उन्हें चुना था वो उनके लिए वर्कआउट कर देता, मगर चंद्र के कुंभ में मूव होने के बाद उन्हें प्रमाण स्वीकार करना पड़ा, जो क्योंकि वो बहुत ही गड़बड़ हुआ था उनके, जो भी गवर्नर के साथ, जी गवर्नर जी को जी। जो खत लिखे थे उनमें वो बैक एंड फोर्थ हुआ था, इसलिए वो 2-3 दिन देरी हुई थी और उनको अष्टम चंद्र में प्रमाण स्वीकार करना पड़ा। इसलिए शुभेंदु अधिकारी जी ने अच्छे मुहूर्त में प्रमाण स्वीकार किया था, मगर जो वोट टेकिंग हुआ था विजय जी का, वो बुरे वक्त में हुआ था। और टीवी के पार्टी के वार्षिक कुंडली को देख के भी मुझे लगता है कि ये 5 साल टिकने वाला सरकार बिल्कुल नहीं है। मगर अच्छा। आने वाले महीनों में ये सरकार और मजबूत बन जाएगा। जितना मजबूत था प्रमाण स्वीकार के समय पे, उससे बढ़ के मजबूत बन जाएगा आने वाले महीनों में। मगर फरवरी 2027 के बाद उनका गंड शुरू होगा, उनका मारक काल शुरू होगा 2027 फरवरी के बाद। और पर्टिकुलरली 2027 जून के बाद जो विजय जी हैं, जोसेफ विजय जी, उनकी कुंडली में कर्म शनि चालू होगा। शनि जी जो हैं वो कर्म राशि में होंगे, राजस्थान में होंगे, इसलिए राज्य भंग हो सकता है उसके बाद। इसलिए अच्छा। शायद 2027 के सेकंड हाफ में, मगर फर्स्ट हाफ में भी मुमकिन है, फरवरी के बाद ये मुमकिन है, मगर शायद दूसरे हाफ में 2027 में वो ये सरकार गिर सकता है। और मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 साल में शायद 2 सरकारें गिर सकते हैं। तमिलनाडु में विजय के सरकार गिरने के बाद और एक सरकार आ सकता है, वो भी गिर सकता है। मगर मुझे लगता है कि शायद लेट 2028 और 2029 में एक इलेक्शन होगा, एक चुनाव होगा, तब एक ऐसा सरकार आएगा तमिलनाडु में जो ज़्यादा समय तक टिकेगा, जो 5 साल तक टिक सकता है, वो 2029 में शायद आएगा। और वो शायद राइट विंग का सरकार होगा, वो विजय का या अच्छा। डीएमके का नहीं होगा। एडीएमके तो बिल्कुल बर्बाद होगा इस इलेक्शन के बाद। एडीएमके मिट जाएगा, टुकड़े बन के वो टुकड़े टीवीके में, डीएमके में और राइट विंग में मिल जाएंगे। और डीएमके जो है ये एक बड़ा पावर रहेगा, मगर वीकेंड होके ये कमजोर बनेगा, मगर ये फिर भी रहेगा अगले चुनाव तक। और टीवी के कई साल तक टिकने वाला है ये पार्टी मेरे हिसाब से। जोसेफ विजय जी जो हैं वो उनका उनका बहुत सारा सपोर्ट है। ये इकोसिस्टम जो है, जो केजरीवाल जी को सपोर्ट किया था कोई कई साल पहले, वो ही इकोसिस्टम विजय जी को बढ़ावा दे रहा है। इसलिए उनका नैरेटिव बिल्डिंग जो है, उनके सपोर्ट नेटवर्क जो है, पैसा जो है, वो बहुत स्ट्रांग रहेगा। ये पॉलिटिक्स में टिके रहेंगे कई साल तक, मगर ये अनक्वेश्चन नंबर 1 नहीं रहेंगे। और मुझे लगता है कि तीसरा पावर ये एक आ जाएगा राइट विंग का, बीजेपी, अनामलय, वो बेसिकली पावर हासिल कर लेगा 2029 में, ऐसा लगता है मुझे। आपने अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया, हाँ। और ये कॉकरोच जनता पार्टी के भी जो तार मिल रहे हैं वो देखने को मिले कि भाई केजरीवाल जी का ही एक फ्रंट, यूथ फ्रंट लग रहा है, वही लोग हैं। केजरीवाल जी की वापसी देखते हैं आप दिल्ली में? एक्चुअली मेरा मेरा प्रिडिक्शन ये था शायद 2021 में। मैं 2-3 साल पहले प्रिडिक्ट किया था कि 2023 अगस्त से लेकर 2024 अगस्त तक जो एक साल है, इसमें जी जी। केजरीवाल गिर जाएंगे। जेल जा सकते हैं, उनका करियर बेसिकली बहुत ही ट्रबल्स में रहेगा। ये मैं होने से 2-3 साल पहले मैंने एक वीडियो में ये बताया था। ये भी कहा था कि जो इलेक्शंस हुए थे 2025 में, उसमें वो फिर से रीइलेक्ट नहीं होंगे। और मैंने ये भी प्रेडिक्ट किया था, उनके जो 2020-2015 इलेक्शंस रहे थे,
उनमें उसके विक्ट्री को मैंने प्रिडिक्ट किया था, इसलिए जी। मैं उनका एक्यूरेट चार्ट है मेरे पास। और मैंने तब ये भी प्रिडिक्ट किया था कि 2025 में हार जाएंगे और 2024 में जेल जाएंगे, और उसके बाद ये 2026 अगस्त के बाद फिर से हम्म। वापस आ सकते हैं। इसलिए ज्योतिष के हिसाब से 2026 अगस्त से लेकर 2027 अगस्त तक का जो समय है, इसमें वो फिर से वापस आ सकते हैं और इधर पावर को हासिल कर सकते हैं, नहीं तो कुछ पावर जैसा उनके उनके कब्जे में रह सकता है। पंजाब में ये इलेक्शन रेलेवेंट है, मानेंगे। हाँ, बिल्कुल, पंजाब पंजाब में में इलेक्शन चुनाव है। इसी ये दौरान है। ये इनके लिए अच्छा समय है। बुरे समय में वो बर्बाद हो चुके थे, मगर अच्छा समय आ गया है। इसलिए भाजपा के लिए मेरी ये चेतावनी है कि इस बंदे को हल्के में मत लेना। हम्म, अभी राघव जी को उन्होंने आपसे राघव जी को और कई लीडर्स को आपसे अलग करके भाजपा ले में लिया बीजेपी में। अलग करके भाजपा में शामिल किया था, ये अच्छा है। ये इनको हल्के में नहीं लेते हुए इनको कुचल देने के लिए जोर से कोशिश करना चाहिए। भाजपा मुझे लगता है कि ये कर रही है, मगर ये डेंजरस मैन है। ये केजरीवाल जो है, ये बहुत ही खतरनाक। राहुल गांधी जी जो ये एक बच्चे जैसे हैं, वो खतरनाक नहीं है। मगर केजरीवाल जो है, ये बहुत ही खतरनाक आदमी है, बहुत ही चालाक आदमी है। ये जी। इसका अच्छा समय आ रहा है, मगर ज्योतिष ये नहीं कहता है कि एग्जैक्टली क्या होगा। ये बात नहीं है कि एक टीवी है हमारे आंख में, हमारे मन में, और हमें सब कुछ दिखता है। ये कुछ एब्स्ट्रैक्ट इंडिकेशंस होते हैं, और ये हर एक इंडिकेशन का कई सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। इसलिए एग्जैक्टली क्या हो सकता है, ये एक स्पेक्ट्रम है। उनके लिए अच्छा समय है, मगर उससे अच्छे समय में क्या ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं। इसलिए उन पॉसिबिलिटीज में जो एक्चुअली होगा, उसे उस स्पेक्ट्रम में नीचे रखने के लिए जो भी भाजपा कर सकता है, उसे कर लेना चाहिए। इस आदमी को हल्के में मत लीजिए भाजपा नेता ये, और उसको कुचलने में जितना कुचल सकते हो, अगस्त से पहले उसे कुचल डालो। ये अक्सर लोग गलती कर देते हैं राजनीति में। डोनाल्ड ट्रंप को भी बहुत हल्के में लोगों ने ले लिया था जब वो आउट हुए थे, और हाँ, वापसी, बिल्कुल क्या कमाल की वापसी हो गई। अब बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप का सर, आपने देश की तो पूरी राजनीति हम लोग को बता दी, जियो पॉलिटिक्स भी बता दी। यूएस में डोनाल्ड ट्रंप को आप अपना टर्म पूरा करते देखते हैं, और जब तक ये अपना टर्म पूरा करते हैं, ये ईरान वॉर जो चल रही है इसमें कुछ पीस आएगा, रशिया यूक्रेन में कुछ पीस आएगा, उस तरफ आप कैसे देखते हैं? हाउ ट्रम्प हैज डिसरप्टेड द वर्ल्ड, एंड कब शांत होने वाले हैं ट्रम्प? आप कैसे देखते हैं उसको? ये एक बात मैं साफ कहना चाहता हूँ, मैं ट्रम्प जी का बिल्कुल प्रशंसक नहीं हूँ, उनका फैन नहीं हूँ मैं। हम्म, मैं उनके खिलाफ बयास हूँ, मगर बिल्कुल बिल्कुल। जी। मगर मैंने उन्हें कई साल पहले कह दिया था कि वो राक्षसान से संभूत हैं। उनकी कुंडली में, षष्टम से कुंडली में सूरज और चंद्रमा जो हैं, वो राक्षसांश में है। ये षष्टम से कुंडली जो है, ये आपके आनंदमय कोश को दिखाता है। उपनिषदों के हिसाब से 5 शीत होते हैं, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, ये जी। 5 कोश होते हैं। उनमें से आनंदमय कोश सबसे सूक्ष्म है, जो आपको अंदर से आनंद देता है, जिसके लिए आपका जन्म हुआ था। वो सटिल फोर्सेस को दिखाता है, सटिल जी। वासनास को दिखाता है। उस कुंडली में उनके सूर्य और चंद्र जो आत्मा और मन को दिखाते हैं, वो राक्षसांश में है। इसलिए ये बिल्कुल राक्षसांश से संभूत है, मगर हम्म, ये बहुत ही होनहार है, ये बहुत ही इंटेलिजेंट है। लोग समझते हैं कि हम्म, ये बहुत ही डम्ब आदमी है। मुझे पूरा यकीन है, शायद ये लोगों को इलाज का लगेगा, मगर मुझे यकीन है कि ही नोस व्हाट ही इज डूइंग। ये ये क्रेजी आदमी नहीं है, ये बहुत ही जी। इंटेलिजेंट आदमी है। क्रेजी बातें कर सकते हैं, उनका मूड बहुत खराब है। क्रेजी सोच सकते हैं, क्रेजी उनका मन जो है, क्रेजी रिएक्शंस हो सकते हैं, क्रेजी बातें कर सकते हैं, मगर ये अंदर से क्रेजी नहीं है। ये बहुत ही सोच समझ के करते हैं, और एक्चुअली जो भी हो रहा है, ये अमेरिकन डीप स्टेट का एक सोचा समझा स्ट्रैटेजी है। यूएस के जो बैरियर है, यूएस का जो एडवांटेज है, उसे उसी तरह बेसिकली
रख के उसे चीन और दूसरे देशों को यूएस ओवरटेक नहीं करना चाहिए, ये उनका स्ट्रैटेजी है। इसके लिए इन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाया था, चाइना को प्रॉक्सीज को अटैक करो, चाइना को वीकेंड बना दो। इसलिए जो भी हो रहा है उनका उनका कैलकुलेशन नहीं है, वो सिर्फ चेहरा है और ब्रेन जो है वो और दूसरा है। और मुझे ये भी लगता है उनकी कुंडली के हिसाब से ये भी लगता है कि जो वो इलेक्शंस जीत गए, वो ये एक समझौते के साथ जीत गए थे। उन्हें डुबा सकते थे, यूएस का डीप स्टेट जो था उन्हें अंदर करके उन्हें डुबा सकते थे, मगर एक समझौता हुआ था 2024 में, और उस समझौते के अनुसार जो भी क्रेजी और डेंजरस स्ट्रैटेजी है यूएस डीप स्टेट का, उसे अमल करने में ट्रम्प जी अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। मगर ये स्ट्रैटेजी अमल होने के बाद, कुछ ग्रीनलैंड के साथ, कुछ क्यूबा के साथ, ईरान के साथ कुछ करने के बाद उन्हें डंप किया जाएगा। डीप स्टेट ट्रम्प जी को डंप करेगा, और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये टर्म फिनिश कर पाएंगे। ये टर्म फिनिश करने से पहले वैंस जी को या किसी और को उनके स्थान में ला सकते हैं। और जो भी बेसिकली अब डीप स्टेट का स्ट्रैटेजी इस फेज में है जब आपको क्रेजी थिंग्स करना पड़ेगा, कोई जो लॉजिकली मेक सेंस नहीं करता है उसे करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीन को वीकन करेगा, कि चीन को कमजोर बनाएगा। और 1 साल के बाद, शायद कुछ महीनों के बाद या 1 साल के बाद, एक ये ऐसे मोड पे यूएस आ जाएगा जब उन्हें जो करना चाहिए वो हो गया है, और अब चीन के रिएक्शन के लिए वेट करना है, और चीन एक एग्रेसिव रिएक्शन देगा और तब एक युद्ध होगा। तब तो आपको एग्रेसिव आदमी, क्रेजी आदमी की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस चेहरे को हटा के और एक चेहरा जो लॉजिकल है, जो ट्रेडिशनली बातें कर सकता है, उस तरह के चेहरे को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसलिए ये बिल्कुल मुमकिन है कि लेट 2027 में या अर्ली 2028 में ट्रम्प जी को हटा के और किसी को अध्यक्ष बना सकते हैं। मगर उनसे नफरत मत कीजिए, वो नफरत लायक हैं, वो राक्षस संभूत हैं, मगर जो भी हो रहा है सिर्फ उनकी मर्जी से नहीं हो रहा है, वो सिर्फ एक चेहरा है। Got it. अब सर मैं कुछ लार्जर क्वेश्चंस पूछूंगा, बिकॉज हम सबकी रुचि भी है और आपने एक इंक्रीज रुचि जनरली देखी होगी एस्ट्रोलॉजी को लेके, ज्योतिष को लेके। जो आप बातें बता रहे हैं और जो चीजें प्रिडिक्शंस हैं, मैं एक क्वेश्चन हमेशा पूछता हूँ, क्या सब कुछ प्री डिटरमिन्ड है? क्या सब कुछ निर्धारित है, या इसमें हम भी कुछ कर रहे हैं विच इज ऑल्टरिंग द कोर्स? बिकॉज आपने एक बहुत शानदार सॉफ्टवेयर भी बनाया इसका, जगन्नाथ होरा वैदिक सॉफ्टवेयर, विच मेनी पीपल यूज। आपकी बैकग्राउंड एक साइंटिफिक भी है, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कितना कुछ इज प्री डिटरमिन्ड, कितना कुछ इज आवर एक्शंस, जरा इस पे थोड़ा सा प्लीज प्रकाश डालिए। डेस्टिनी एक और है, और फ्री विल एक जो है और एक और है। और डेस्टिनी और फ्री विल लोग दोनों का अपना प्रभाव होता है। डेस्टिनी भी है और फ्री विल भी है। और ये बात एक भी मैं बात कह सकता हूँ कि डेस्टिनी और फ्री विल आर नॉट डिफरेंट। जो हमारा डेस्टिनी है, हमारा चार्ट, हमारी कुंडली जो डेस्टिनी को दिखाता है, ये हमारे फ्री विल के किए हुए कर्मों के कारण ही ये निर्मित है। जो भी फ्री विल एक्ट करता है, जो भी कर्म करता है फ्री विल, वो कर्म ही आपका डेस्टिनी बन जाता है, मगर कुछ देरी के बाद। इसलिए डेस्टिनी और फ्री विल में कुछ देरी है। इसलिए आपका जो डेस्टिनी है वो पिछले कर्मों के कारण बन गया है, मगर आप अभी जो कर्म कर रहे हैं, आप जो कर्म आने वाले दिनों में या हफ्तों में या महीनों में या सालों में या जन्मों में करने वाले हैं, उनका भी प्रभाव पड़ेगा आपकी डेस्टिनी में। इसलिए डेस्टिनी इज नॉट फ्रोजन, ये इवॉल्व होता है, हर क्षण इवॉल्व होता है। इसलिए जो आपके साथ होना है वो बदल सकता है, मगर डेस्टिनी में कुछ ऐसे कर्म है जो कहे जाते हैं प्रारब्ध कर्म। उन कर्मों का कर्मफल आपको मिलना अभी शुरू हो गया है, आप उसे नहीं बदल सकते हैं। रुद्र के धनुष से
अस्त्र जो था वो निकल चुका है, वो अपने टारगेट को हिट करेगा। इसलिए प्रारब्ध कर्म को आप नहीं मिटा सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं, नहीं डिले कर सकते हैं। मगर संचित कर्म जो है, वो इस जस्ट बैग्ड कर्मास, उनका कर्मफल जो है शायद इसी जन्म में भुगत सकते हो या दूसरे जन्म में भुगत सकते हो। इसलिए उसे डिले कर सकते हैं, उसे मिटा सकते हैं, उसे बंद कर सकते हैं साधना साधना करके। इसलिए वो नेगोशिएबल है। और आगामी कर्मा या क्रियमाण कर्मा जो है वो अभी कर रहे हैं, वो बिल्कुल आपके कंट्रोल में है। इसलिए आपका फ्री विल उसे मोड़ सकता है। इसलिए कुछ कुछ चीज़ें हम नहीं बदल सकते हैं। राम जी ने वाली को छुपे हुए वो जी उन पे वार किया था और उन्हें मार दिया था। इसलिए कृष्ण जी को ये पॉइज़न्ड एरो पाँव लगने से मरना पड़ा। वो प्रारब्ध कर्म था। इसलिए वो विष्णु जी के अंश होते और विष्णु जी के अवतार होते भी उसे नहीं बदल सके थे। वो उसे भुगतना पड़ा था। इसलिए इस तरह कुछ कर्मों को हमें भुगतना है, मगर साधना करके कई कर्मों के फल हम मिटा सकते हैं या डिले कर सकते हैं। इसलिए नहीं समझिए कि जो भी हो रहा है वो लिखा है। ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत ही हेवी प्रारब्ध कर्म को कैरी करते हैं। उनका प्रारब्ध बहुत ही बुरा है और बहुत ही हेवी है। तब तो सारा जीवन वो अच्छे कर्म करते हैं तो भी वो भुगतते हैं, वो बुरे कर्मों के फल भुगतते हैं। इसलिए कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके अच्छे कर्मों का फल अभी देखने को नहीं मिलेगा, शायद 1 या 2 जन्मों के बाद देखने को मिलेगा। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कर्म बहुत ही हल्के हैं, जिनके प्रारब्ध कर्म जो होते हैं वो बहुत ही हेवी नहीं है और बहुत ही हल्के हैं। इसलिए वो जो भी अच्छे कर्म आज करते हैं, कुछ ही दिनों के बाद या कुछ ही सालों के बाद उनका फल उन्हें मिलता है। ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। इसलिए आपको ये ज़्यादा सोचना नहीं है कि मैं जो अच्छा कर रहा हूँ, उसका कब मुझे फल मिलेगा। ये मत सोचिए, कभी न कभी मिलेगा। और कब मिलेगा ये इस पे डिपेंड करता है कि आपका बोझ कितना है, कार्मिक बोझ आपका है जी जो कितना है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए और फिर से अच्छा होने लगेगा। मगर रही बात देशों की, भारत या यूएस, ये जो मंडेन चार्ट्स हम देखते हैं देशों के लिए, ये तो द कर्मास दैट आर कैरीड बाय कंट्रीज, दे आर वेरी हेवी। देश जैसे युद्ध करते हैं, जैसे हजारों या लाखों जनों की हत्या कर देते हैं। जी देशों जी के कर्म बहुत ही उनका बोझ बहुत ही बड़ा होता है। इसलिए ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी में जो भी हमें देखने को मिलता है, ये यूजुअली अनअवॉइडेबल होता है। आप जितना भी साधना करो, जितना भी हवन करो, जितना भी पूजा करो, जाप करो, शायद कुछ असर नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कहा 2020 से लेकर 2036 तक एक स्थिरता का माहौल रहेगा दुनिया में, एक बड़ा युद्ध होगा, एक बड़ा बदलाव होगा। ये शायद नॉन नेगोशिएबल है। जितना भी आप जितना भी साधना करो, एक क्या आदमी या 10 आदमी या 100 साधु जन से शायद कुछ नहीं कर सकते। मगर ये खुशी अगर मन इस पे लगता है और वो चाहता है कि कुछ बदल ब बद वो बदलना चाहता है, तो कुछ ऋषि या देव बदल सकता है। जैसे मार्कंडेय जी के अल्पायुष को शिव जी ने बदल डाला था। इस तरह प्रारब्ध को भी कुछ लोग बदल सकते हैं, मगर उसके लिए बहुत शक्ति चाहिए। वो सिर्फ कुछ लोगों के पास, देवताओं के पास होता है। अगर वो इन्वॉल्व होते हैं तो ये इसे बदल सकते हैं, मगर नहीं तो इसे झेलना पड़ेगा। आई थिंक इससे अच्छा नोट नहीं हो सकता था टू टेक अ कॉमा, बिकॉज मैं फुल स्टॉप नहीं कहूंगा आपके साथ। उम्मीद है मुझे आने वाले दिनों में एक बार फिर बिल्कुल जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर इनलाइटनिंग डिस्कशन। एग्जैक्ट 1 आवर में हम, जैसे मैंने वादा किया था दर्शकों से भी, वी कवर्ड एवरीथिंग। एंड मेरा तो सर एज अ स्टूडेंट, मैं भी एक स्टूडेंट ही मानता हूँ अपने को ज्योतिष का, भी सीख रहा मैं हूँ भी एक स्टूडेंट ही मेरा। हूँ। हाँ नहीं नहीं वो तो, हाँ तो आई थिंक आप टीचर भी हैं और स्टूडेंट भी हैं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट हूँ अभी। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट गिफ्ट्स इज कि आपको एक मेंटल प्रिपरेशन भी होने लग जाती है, आपका समय कैसा आ रहा है, थोड़ा आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड भी होते हैं।
एंड यू स्ट्रेटेजाइज कि इस समय मुझे कितना रिस्क लेना है, कितना नहीं लेना है। बिल्कुल। एंड इसीलिए मेरा मानना है, और मैं सभी दर्शकों से भी ये बात कहूंगा कि थोड़ी बेसिक नॉलेज ऑफ ज्योतिष, विच इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट्स ऑफ सनातन धर्म, वो जरूर होनी चाहिए सबको, टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ एंड टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर। टू नो योर ब्लाइंड स्पॉट्स बेटर, दैट इज वन थिंग। ये एक और चीज है कि जैसे आपने कहा है, अगर अच्छा समय है तो और रिस्क लो, अगर बुरा समय है तो बी कंजर्वेटिव, रिस्क नहीं ले, और बी प्रिपेयर्ड मेंटली। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद। आपसे जुड़ के अच्छा लगा। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।